तो इस एपिसोड की शुरुआत में टिम सोच रहा होता है, इस फॉरेस्ट में चीज़ें शुरुआत से ही कुछ सही नहीं चल रही हैं। यहाँ पे शिकारी के निशान थे, लेकिन ऐसे कोई भी निशान नहीं थे कि शिकारी ने शिकार किया हो। और जो फैंग बोर्ड्स थे वो अपने टेरिटरी के लिए फाइट नहीं कर रहे थे, जबकि बीस्ट मॉन्स्टर यूजुअली करते हैं। और तो और वो रैंडमली फ्रूट बास्केट्स भी ड्रॉप कर रहे थे। अगर इसे सिंपली कहा जाए तो ये एक स्ट्रेंज इकोसिस्टम था। ये सिस्टम सेटिंग्स और रियलिस्टिक सिचुएशंस को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहा था। यहाँ पर ऐसे सिनारियोज भी थे जिनका कोई रीज़न ही नहीं बनता था। और तो और वो अभी इस बिगनर पीरियड में शो भी नहीं होने चाहिए। लिंडिया एक लकड़ी के घर में रहती है, जबकि एल्फ्स रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि उन्हें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना होता है। और तो और वो ऐसे कई सारी चीज़ों के खिलाफ काम करती है जो कि ओक एल्फ्स नहीं करते हैं। ये सिर्फ तभी सेंस बनाता है जब लिंडिया सिर्फ एक एनपीसी की तरह पे सेट की गई हो, जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करे। फिर हमें लिंडिया गायब होते हुए दिखाती है और वो कह रही होती है, तुम्हें मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट को एक ऑफरिंग देनी होगी। और फिर किम कंटिन्यू करता है, अगर इन सब चीज़ों को समराइज़ किया जाए तो ये हिडन फील्ड एक फेक है, जिसको कि असली फॉरेस्ट ऑफ अननोन की तरह डिज़ाइन किया गया है। और फिर किम लिंडिया को गायब होते हुए देखकर कहता है, ऑफ कोर्स तुम ऐसे ही गायब होगी, जबकि ओकेल्स धूल में बदल कर गायब होते हैं। और उसी टाइम पर ताज़ी हवा भी बहती है, लेकिन इस जगह पर कोई भी ताज़ी हवा नहीं बह रही। क्या ये कुछ अजीब नहीं है? क्या ये सब कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा? ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ये अननेचुरल हिडन पीस ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इसे किसी ऐसे के द्वारा सेट किया गया है जिसने दुनिया को सिर्फ बुक्स के थ्रू ही एक्सपीरियंस किया हो। अब मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ, ये पूरी फील्ड एक फेक है जिसको किसी ने बहुत ही मिस्टेक्स के साथ बनाई है। ये लगातार देखे जाने की फीलिंग, ये बहुत ही अनोइंग है। किम फॉरेस्ट ऑफ अननोन के मैजिकल इफेक्ट को पहचान गया था, और उसकी आई ऑफ परसेप्शन उस मैजिकल इफेक्ट को रेजिस्ट करना शुरू करती है। और हम देखते हैं कि अपनी आई ऑफ परसेप्शन की मदद से उस मैजिक इफेक्ट को ब्रेक कर देता है। किम अपनी आई ऑफ परसेप्शन की मदद से असलियत में वापस आने लगता है। कुछ ज़्यादा ही आई ऑफ परसेप्शन का इस्तेमाल करने की वजह से किम को भी कुछ बैकलैश होता है। उसके मुंह से खून निकलता है और वो नीचे बैठ जाता है। फिर किम वापस से फोकस करते हुए सोचता है, अगर मैं इस फेक रियलिटी को शटर नहीं कर पाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, या फिर बिल्कुल उस फेक एल्फ की तरह मैं एक फेक वर्ल्ड में रहूंगा और सोचूंगा कि ये बिल्कुल असलियत है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक एनपीसी बन जाऊं जो कि उन प्लेयर्स का फेक क्वेस्ट है जो फ्यूचर में इस डंजन के अंदर आए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मेरी जगह असली दुनिया में है, ना कि एक फेक वाली में। और किम की इतनी स्ट्रांग विल होने की वजह से आई ऑफ परसेप्शन उस फेक रियलिटी को शटर कर देती है। इस फेक फील्ड के बॉर्डर्स क्लियरली डिफाइंड थे, और जबकि इस फील्ड का क्रिएटर ये नहीं चाहता था कि वो बॉर्डर्स एक्सपोज हों, तो उसने उन दोनों लेटर्स में इंटेंशनली ईस्ट मोस्ट और वेस्ट मोस्ट का पार्ट डाला था, ताकि ये फैक्ट प्लेयर्स के दिमाग में छप जाए कि बॉर्डर्स के उस पार का एरिया अनरीचेबल है। फिर हम देखते हैं कि उनका हाथ काफ़ी काँप रहा होता है और उसके हाथ से खून भी टपक रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारी ये छोटी और नकली दुनिया सिर्फ इस तक ही लिमिटेड थी, और अब मैं इसे शैटर कर दूंगा। किम ने उस नकली फॉरेस्ट ऑफ अननोन को शटर कर दिया होता है, और फिर वो एक जगह खड़े होकर एक चैन की सांस लेता है। किम इधर-उधर देखते हुए कहता है, पहली नज़र में यह अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी भी उस फॉरेस्ट ऑफ अननोन के अंदर हूँ, लेकिन यह अभी पहले से ज़्यादा छोटा है। अभी कुछ देर पहले ही ये फॉरेस्ट इतना बड़ा था कि मेरे आई ऑफ परसेप्शन उसे पूरी तरीके से कवर भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक छोटे गाँव या फिर गार्डन के साइज़ का है। और फिर किम साइड में देखते हुए मुड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी नकली दुनिया शटर कर दी, मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट। चाहे मैं कितना भी उस बारे में सोचूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी एबिलिटी का कोई बीइंग इतनी मैसिव फील्ड को बनाने के काबिल हो पाएगा। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें ज़रूर किसी चीज़ से हेल्प मिली होगी, कोई चीज़ जैसे कि एक आर्टिफैक्ट जो कि तुम्हें गेम चेंजिंग अमाउंट ऑफ मैजिक पावर्स देती हो। मैं इस बारे में क्यूरियस हूँ कि आखिर वो आर्टिफैक्ट कहाँ हो सकता है। और हम देखते हैं झाड़ी के पीछे से कोई क्रिएचर किम को ही देख रहा होता है। किम अपनी तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, ओह, लेकिन किसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे क्लियरली देख पा रहा हूँ। और हम देखते हैं वो क्रिएचर जो कि उसे छुप कर देख रहा था वो एक डोकेबी था। तो अगर तुम लोग को जानना है कि डोकेबी क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिख देना। अगर मुझे कमेंट्स देखकर ऐसा लगा कि तुम लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करूँगा। और अगर तुम लोगों को किसी मानवा को डिटेल में जानने का इंटरेस्ट है तो तुम लोग मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे मानवा के माइनर डिटेल्स के बारे में डिस्कशन के वीडियोस अपलोड किया करूँगा। हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। वो डकैत भी किम को झाड़ियों के पीछे से छुप कर देख रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि किम उसे ही देख रहा है तो वो किम से काफ़ी डर कर कह रहा होता है, नहीं, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। और वो किम के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, एक तुम्हारे जैसा छोटा इंसान यहाँ कोई रास्ता नहीं है कि तुम मेरे ट्रेजर को खोज पाओ।
फिर वो किम के सामने सुपर हीरो लैंडिंग करता है और उसको देखकर किम सोचता है मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट एक डोका भी है। और इसके बाद फिर यहाँ पर मानवा में हमें डोका भी के बारे में बताया जाता है। तो अगर तुम लोग को ये जानना है तो तुम लोग मेरा सेकंड चैनल देख लेना, वहाँ पे जल्दी इसके बारे में वीडियो आ जाएगी। और अभी तक के लिए तुम लोग बस ये जान लो कि डोकाबी के 3 स्टेजेस होते हैं और ये वाला सिर्फ फर्स्ट स्टेज ही है। और थर्ड स्टेज वाला डोकाबी एक बार ऑलरेडी इटली में आ चुका है। फिर कैम उसको देखकर सोच रहा होता है ऑन एवरेज इनका लेवल लगभग 31 के आसपास होता है। अगर ये भी कंसिडर किया जाए कि ये एक हिडन फील्ड है तो भी ये 35 लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर किम उसका रिप्लाई देते हुए कहता है क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? और इससे भी बढ़कर ये अभी कम्प्लीटली पैनिक मोड में है क्योंकि अभी इसे ऐसा लगता है कि इसका ट्रेजर चुराया जा चुका है। किम उसे इन्फीरियर लुक के साथ कहता है मैं उसे क्लियरली देख सकता हूँ। वो डोका भी काफ़ी गुस्से में आते हुए किम से कहता है यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे देख पाओ। फिर किम उसे कहता है असलियत में तुम ही वो हो जो कि मुझे बता रहे हो कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। क्या ये वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ पर तुम बैठे हुए हो इस डर में कि मैं उस चीज़ को ले लूँगा तुमसे? वो एक एम्पलीफिकेशन माना क्रिस्टल है। और किम की ये बात सुनकर हुडोका भी काफ़ी हैरान होता है। किम उसे ऐसे देखकर सोचता है जब एक डोका भी पैनिक में होता है तो उसकी इंटेलिजेंस लेवल एक बच्चे के लेवल तक पहुँच जाती है। फिर वो डोका भी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए किम को कहता है तुम तुम एक स्कैमर। लेकिन वो अपनी बात कंप्लीट कर ही नहीं पाता कि उससे पहले किम अपनी एक्सीलेंट स्ट्राइक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है और उसने क्रिटिकल हिट के साथ उसका एक हॉर्न काट दिया होता है। वो अलग बात है उसके पास सिर्फ एक ही हॉर्न था। वो अपना सर पकड़कर दर्द से चिल्ला रहा होता है। किम उस डोकाबी के ऊपर अटैक कर कर खुद को संभाल ही रहा होता है कि वो डोकाबी अपनी स्किल डोकाबी क्लब इस्तेमाल करते हुए किम के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक सीधे ऑन स्पॉट लगता है। लेकिन किम के ग्रेट ऑर्क वॉरियर साइड की वजह से वो बच जाता है। किम उसकी स्किल को देखकर सोचता है अगर तुम इतनी बड़ी स्किल इस्तेमाल करोगे तो तुम मेरे अटैक करने के लिए काफ़ी बड़ी जगह खुली छोड़ दोगे। फिर किम डोकाबी के ऊपर अटैक कर कर उसे मार देता है। और उस डोकाबी को मारते के साथ ही किम की फॉरेस्ट ऑफ अननोन्स की क्लियरिंग कंडीशन कंप्लीट हो गई होती है। किम को उस हिडन पीस को क्लियर करने के रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं। यह देखकर किम सोचता है मैंने इसे क्लियर तो कर लिया, लेकिन फिर किम उस गड्ढे में से जो कि डोकाबी के अटैक की वजह से हुआ था बाहर निकलते हुए सोचता है एक बार जब मैं सारे रिवॉर्ड्स ले लूँ तो मैं इससे अपने आप बाहर निकाल दिया जाऊंगा। ये होने से पहले मुझे ज़रूरी वो माइनर क्रिस्टल खोजना होगा जो कि डोकाबी छुपा रहा था। और हम देखते हैं किम को एक बोनस स्टैट मिला होता है। उसके अलावा उसकी आई ऑफ परसेप्शन को भी एक न्यू ट्रेट मिला होता है और एक डोकाबी परफ्यूम भी मिला होता है। एक माइनर क्रिस्टल खुद में ही एक यूजफुल आर्टिफैक्ट है, लेकिन 3 साल बाद उसकी वैल्यू $10 मिलियन के बराबर होगी। फिर किम उस माइनर क्रिस्टल को झाड़ियों में खोजते हुए कहता है उस चीज़ को यहीं पर होना चाहिए था। लेकिन जब वो उसे वो नहीं मिलता तो वो काफ़ी घबरा जाता है। वो सोचता है ये यहाँ नहीं है, वो चीज़ इससे ज़्यादा गहराई में तो नहीं छुपाई गई होगी। यहाँ कुछ तो गलत है। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं अभी भी मिस कर रहा हूँ? फिर जब किम खड़े होकर अपना हाथ साफ कर रहा होता है तभी उसे कुछ नोटिस होता है। वो साइड में देखता है तो उसे एक स्क्वायरल दिखता है और वो स्क्वायरल काफ़ी क्यूट सा होता है। वो स्क्वायरल तेज़ी से किम की तरफ दौड़ कर आ रहा होता है। वो किम के सामने अपने छोटे-छोटे क्यूट से हाथ फैला रहा होता है। उसे ऐसे देखकर किम कहता है क्या वो मुझसे कुछ चीज़ माँग रहा है? किम इधर-उधर देखते हुए सोचता है अब जबकि सैन्या यहाँ नहीं आ रही है तो ये बग तो नहीं हो सकता। तभी किम कुछ नोटिस करता है अब जबकि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ मैं अभी तक इस हिडन पीस से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? मैं यहाँ से बाहर का कोई रास्ता देख नहीं पा रहा। लेकिन ज़रूर से एग्जिटलेस टेंजेंस अभी से तो शुरू नहीं हो जाएंगी आना, जिसका मतलब ये स्क्वायर इस पजल का आखिरी पीस है। किम उसे अपने आई ऑफ परसेप्शन के थ्रू देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आई ऑफ परसेप्शन का लेवल काफ़ी लो होता है उसे देखने के लिए। ये देखकर किम सोचता है ठीक है, अब मैं समझ गया तुम कोई ऑर्डिनरी स्क्वायरल नहीं हो। किम उस स्क्वायरल से कहता है तुम मेरे साथ एक ट्रेड करना चाहते हो, है ना? तभी किम को एक और गार्जियन देखने के लिए ब्रॉडकास्ट में एंटर हुआ होता है। उसका नाम मर्चेंट ऑफ वेनिस होता है। यार इसको देखकर मुझे 10th की याद आ गई, हमारी भी मर्चेंट ऑफ वेनिस ही हुआ करती थी। किम ये देखकर सोचता है ऐसा लगता है कि इटालियन सर्वर से भी गार्जियंस मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। जहाँ तक कि मुझे याद है मर्चेंट ऑफ वेनिस क्वीन ऑफ वाटर एलियाना का गार्जियन था। वो कुछ ज़्यादा ही नेगोशिएशन और बार्गेनिंग करने के लिए फेमस थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो सिर्फ एक स्क्वेरल के साथ ट्रेड में अपीयर हो जाएगी। In any case, I am sure they are watching to see how I manage a favorable trade. शायद मुझे उन्हें पहले ऐसा कुछ दिखाना चाहिए जिससे कि उन्हें लगे कि मुझे ट्रेड का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तभी किम अपनी इन्वेंट्री से ब्लैक याक मीट निकालता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें ये चाहिए? इसको देखकर वो स्क्वायरल काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर किम समझ जाता है कि उस नन्हे स्क्वायरल को मीट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। फिर वो अपने इन्वेंट्री से डोका भी परफ्यूम निकालता है जो कि उसे अभी तुरंत मिला था और इसमें भी स्क्वायर अपना मुंह इधर-उधर करने लगता है और वो गुस्सा होता है। ये देखकर किम कहता है क्या ये भी नहीं चाहिए?
तभी वो क्यूटी पाए अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वन का इशारा करता है। ये देखकर किम कहता है, ओह ऐसा लगता है कि तुम मैजिक भी यूज़ कर सकते हो, क्या मेरे पास सिर्फ एक आखिरी चांस बचा है। फिर किम अपने इन्वेंटरी से कुछ निकालते हुए कह रहा होता है, यार मुझे सच्ची में नहीं पता कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए हो सकता है। हम कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते और तुम बस मुझ पर गुस्सा ही हो रहे हो। तभी किम जिस चीज़ को इन्वेंटरी से अपने निकाला होता है वो देखकर उस स्क्वायरल की आंखें चमकने लगती है। किम अपनी बात कंटिन्यू करता है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ ऐसे ही दे देना, क्या ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही लॉस नहीं होगा? और हम देखते हैं कि उनके हाथ में वही फ्रूट बास्केट होती है जो कि उससे उस बोर को मारने से मिली होती है। हम देखते हैं वो स्क्वेरल उस फ्रूट बास्केट को देखकर काफ़ी तेज़ी से अपनी पूँछ हिलाने लगता है और किम को वो एक ट्रेड प्रपोज़ करता है। ये देखकर किम सोचता है, आखिर इसको देखो तो ज़रा, ये ट्रेड विंडो भी यूज़ कर सकता है। और हमें वो ट्रेड विंडो दिखाई जाती है। किम को जो आइटम मिलने वाला होता है वो एम्प्लीफिकेशन माना क्रिस्टल होता है। किम की ट्रेड देखकर मर्चेंट ऑफ वेनिस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ होता है और इसी वजह से वो किम को फोर्स्ड एक्सचेंज स्क्रोल दे देता है। किम उस नन्हे स्क्वायरल की ट्रेड को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे वो एम्प्लीफिकेशन माना क्रिस्टल मिल जाता है। और इसी के साथ हिडन फील्ड फॉरेस्ट ऑफ अननोन्स क्लियर हो गई होती है और स्पेशल हिडन फील्ड के लिए एक एग्जिट क्रिएट हो गई होती है। किम उस एग्जिट क्रिस्टल को तोड़कर वापस से अपने रियल वर्ल्ड में जा सकता है। किम उस स्पेशल हिडन फील्ड से सीधे सियोल स्टेशन के एग्जिट नंबर 2 पर टेलीपोर्ट होता है। किम को ऐसे अचानक से अपीयर होता हुआ देखकर वहाँ चल रहे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। ये पर्सन ऐसे ही हवा में से अपीयर हो गया, तभी उसके बगल में चल रहा हुआ पर्सन कहता है, वो ज़रूर कहीं से बाहर निकला होगा अभी। ये सब देखकर किम सोचता है, क्या यहाँ कुछ तो डिफरेंट है। ये अब कुछ ज़्यादा ही ऑर्डरली फील हो रहा है और एक्चुअली में जो स्टाफ प्लेयर्स का मैनेज कर रहे थे वो भी यहाँ पर नहीं है। क्या पब्लिक ऑर्डर सिर्फ कुछ ही दिनों में एस्टेब्लिश कर दिया गया? किम को बाहर काफ़ी गर्मी लग रही होती है और किम अपने मोबाइल में देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सितंबर है। और हम उसके मोबाइल में डेट देखते हैं, वो सितंबर 7 होता है। ये देखकर किम जोर से चिल्लाता है, 3 महीने बीत चुके हैं। किम अपने सर पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है, इतने सारे दिन बीत गए, मुझे ज़रूर एक कॉल कर लेना चाहिए, है ना? किम जब अपनी दीदी को कॉल करता है तो उसकी दीदी कॉल उठाने के बाद किम की आवाज़ सुनते के साथ कॉल काट देती है। यह देखकर किम सोच रहा होता है, नूना ज़रूर ही काफ़ी ज़्यादा टूट गई होगी मेरी गायब होने की बात सुनकर। मुझे लगता है मुझे बाकी लोगों को भी कांटेक्ट कर लेना चाहिए। किम सबसे पहले यंगून, जो भी नाम था उसका मैं भूल गया, उसे कांटेक्ट करता है। वो उसका कॉल उठाते के साथ ही कहता है, युंगनेम, क्या ये तुम हो युंगनेम? वो काफ़ी खुश होता है। किम उसका रिप्लाई देता है, हाँ ये मैं ही हूँ। और ये सुनते के साथ ही वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, यंगनेम। और फ़ोन पे ऐसी आवाज़ आ रही होती है जैसे कि क्या नाम था यार, एक और लड़की थी उसके साथ, मैं भूल गया उसका भी नाम। तो जो भी थी वो, उसकी भी आवाज़ आती होती है। वो कह रही होती है, छी! तुम्हारी नाक बह रही है, तुम पसल पिग, आँसू काफ़ी थे, एटलीस्ट तुम अपनी नाक तो साफ़ करो। फिर हम देखते हैं किम कह रहा होता है, चाहे जो भी हो, मैं इस दुनिया में 3 महीने के बाद आया हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट हुआ। और पैनल को देखकर लगता है उसकी मॉम काफ़ी चिंता में होती है। उसकी दीदी तो उसे मारने-कूटने पे रेडी होती है जैसे नॉर्मल एशियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और उसकी छोटी बहन, मतलब जो भी नाम था उसका, उसे रोक रही होती है उसकी दीदी को। किम अपनी बात कंटिन्यू करता है, मेरी दीदी तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी, उन्हें छोड़ दो, वो तो दुनिया तबाह कर देती है, ऐसा गुस्से में थी, ठीक है? लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसे 3 महीने लग जाएँगे इस चीज़ में। तुम लोग को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बीच में थोड़ा एक्सप्लेनेशन स्टाइल चेंज कर दिया, तो तुम कमेंट में बताना कि कैसा बेटर था? नॉर्मल जो पहले बस रीड कर रहा था वो, या अभी जो मैं थोड़ा बहुत खुद से भी कमेंट्री कर रहा हूँ? तुम लोग बताना कौन-सा बेटर था? मैं फिर उसी अकॉर्डिंग फ्यूचर में कमेंट्री किया करूँगा, मतलब एक्सप्लेन किया करूँगा। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड हूँ, तुम वापस आ गए युगजिन। और ऑब्वियसली किम उसका यही रिप्लाई देता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं वापस आना ही था मुझे तो। अब हमेशा के लिए कोई घर से दूर थोड़ी रह सकता है, मैं भी 2 साल के बाद वापस आया ना घर। तभी किम किसी को देखकर चौंक जाता है और कहता है, लेकिन आखिर ये यहाँ क्यों है? और हम देखते हैं एक प्यारी सी स्माइल, नहीं, 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 प्यारी नहीं, एविल स्माइल एक स्क्वायरल की। और तभी सुनवा, हाँ, हाँ, याद आ गया, सुनवा नाम था इसका, इसकी छोटी बहन, अडॉप्टेड वाली बहन। वो उसे हाथ में पकड़ते हुए कहती है और दिखाती है अपने ऊपर को, ये देखो, ये छोटा-सा कितना कितना एडोरेबल है ना? वैसे तो इस फ्रेम में सुनवा और ये छोटा स्क्वायरल जो है ना, ये दोनों ही मेरे को एडोरेबल लग रहे हैं। तुम लोग बताना कमेंट में, तुम लोग को दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? और इस बार किम को उसकी स्टेटस विंडो दिख रही होती है अपने आई ऑफ परसेप्शन से। उसका नाम फैंटम थीव स्क्वेरल होता है। मतलब उसका नाम नहीं, उसकी ब्रीड होती है फैंटम थीव स्क्वेरल। उसका नाम रखना होता है जो उसके ओनर होते हैं उसको। वो अभी 7 साल का ही होता है, मतलब बच्चा ही होता है।
और इस स्क्वायरल के पास कुछ ज़्यादा ही इनेट एबिलिटीज़ होती हैं। आधी एबिलिटीज़ तो उसकी इस वजह से नहीं दिखेगी क्योंकि उसके आई ऑफ परसेप्शन का प्रोफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा लो था। इसकी इतनी सारी इनेट एबिलिटी देखकर किम सोच रहा होता है एक छोटा-सा स्क्वायरल के पास इतनी सारी इनेट एबिलिटीज़ क्यों है? किम उस स्क्वायरल को घूर ही रहा होता है, तभी सुनो उससे कहती है, "हमने इसका नाम डारोंगी रखा है।" डारोंगी? मुझे पसंद है, मैं इसको डोरेमोन बुलाऊँगा, वरना फिर कमेंट में बताओ मुझे क्या नाम रखना है इसका। डोरेमी भी बुला सकते हैं। तुम लोग कमेंट में बताना वरना फिर मैं तो इसे नेक्स्ट एपिसोड में डोरेमोन ही बुलाऊँगा। मुझे जिसका भी नाम पसंद आएगा, मैं उसका नाम को पिन कर दूँगा, ठीक है? तो इसका नाम ज़रूर कमेंट करना। वो स्क्वेरल एकदम अपने कमर पे हाथ रखते हुए एकदम एविल स्माइल दे रहा होता है। फैंटम थीफ स्क्वेरल को एक मास्टर चाहिए होता है और उसके मास्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि उसके पास रूलर ऑफ सियोल स्टेशन का टाइटल होना चाहिए और अगर किम इसको अपने पेट के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका जो रूलर ऑफ सियोल स्टेशन का टाइटल था, वो चेंज हो जाएगा फैंटम थीफ स्क्वेरल्स मास्टर। किम उसको देखकर सोच रहा होता है कि अब जब मैं ये इस बारे में सोच रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ दिख ही नहीं रहा था जब हम फॉरेस्ट ऑफ अननोन में थे तब। और अब जबकि मेरी आई ऑफ परसेप्शन इसकी स्टेटस विंडो देख सकती है, तो इसका मतलब ज़रूर ये होगा कि इस छोटे बच्चे ने मेरे को परमिशन दी होगी कि मैं देख सकता हूँ इसके स्टेटस विंडो को। किम उससे कहता है, "मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम्हारा नाम ऑलरेडी से इन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है।" तो किम वही बोलता है कि तुम्हारा नाम डालूँगी लेकिन अपन डोरेमोन बोलेंगे या फिर तुम लोग जो नाम बताओगे वो बोलेंगे, ठीक है? और ऐसे ही किम उसका मास्टर बन जाता है और उसका जो रूलर ऑफ सियोल स्टेशन टाइटल था वो डिलीट हो जाता है। उसे फैंटम थीफ स्क्वेरल्स मास्टर टाइटल मिल जाता है और इस टाइटल की डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे ही देख लो तुम लोग। सुनवा उसे बुलाती है, डोरेमोन इधर देखो। किम की दीदी भी जो थी पीछे खड़े होकर उसे ही देख रही थी। किम डोरेमोन को देखकर सोचता है देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे इसका नाम पसंद आया। भले ही ये जैसे भी हो लेकिन मैं किसी तरीके से डोरेमोन का ओनर बन गया। यार मेरे को भी चाहिए डोरेमोन। फिर मस्त मैं दुनिया घूमूंगा अपने एनीवेयर डोर से। तुम लोग बताओ क्या करोगे अगर तुम लोग को डोरेमोन मिल जाएगा तो? हाँ, टाइम मशीन नहीं मिलने वाली ना, टाइम मशीन के अलावा जो सब रहता है उसके पास वो मिलेगा और इसी डोरेमोन की वजह से ही उसके फैमिली की जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट हो गई और बच गया, वरना आज तो मुर्गा हलाल हो ही गया था। अब मैं वेजिटेरियन हूँ। कैटेक्लिज्म के 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम ऐसे ही पास हो गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था किम के लिए और ये चीज़ काफ़ी बड़ी डिज़ास्टर थी किम के लिए, जो कि हर रोज़ प्लानिंग के साथ बिताता था। जो टाइम इसका उस हिडन फील्ड के अंदर बीता, वो काफ़ी ज़्यादा था बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर किम इस बारे में रिग्रेट करते रहेगा, तो किम फ्यूचर में और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन किम को अभी उतना ज़्यादा रिग्रेट हो भी नहीं रहा था वैसे भी, क्योंकि ऑलरेडी उसे फॉरेस्ट ऑफ अननोन से काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई थी। किम ने बेसिकली $10 मिलियन कमा लिए थे सिर्फ 3 महीने के अंदर। किम पता नहीं क्यों अपने पैरों को देखते हुए सोच रहा है, पर हाँ, सोच रहा होता है वो पैरों को ही देखते हुए। वो क्यूरियस होता है कि 3 महीनों में कितना ज़्यादा वर्ल्ड चेंज हो चुका है। लेकिन अभी ये इस चीज़ के बारे में सोचने का टाइम नहीं था। उसके पास अभी इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ करने को थी और हम देखते हैं सैन्या का चैनल चालू हो गया होता है लाइव स्ट्रीम करना। हाँ, तुम लोग मेरे को बताना, मैं भी लाइव स्ट्रीम करूँ कि नहीं करूँ कभी? गेम वेम खेलेंगे किसी दिन या फिर बताओ जो भी करना है? फिर सैन्या किम के पास आते हुए कहती है, हम लोग अभी पॉज़ में हैं, मैंने अभी पॉज़ कर दिया टाइम को। फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, वो अपनी काफ़ी ज़्यादा ही सिंसियर थैंक्स दिखा रही होती है उस गार्जियन को, जिसने कि इस टेम्परेरी पॉज़ को स्पॉन्सर किया होता है। फिर वो अनाउंस करती है, प्लेयर किम ह्युकजिन अपने गार्जियन सिलेक्शन को अभी शुरू करेगा। किम का लेवल ऑलरेडी 30 पहुंच गया होता है, तो वो गार्जियन सिलेक्शन में पहुंच गया होता है और गार्जियन सिलेक्शन फर्स्ट एडवांसमेंट होती है, जो कि लेवल 30 पे पहुंचने के बाद होती है। ये एक क्रूशियल पॉइंट है, जो कि प्लेयर्स के फ्यूचर पाथ को डिटरमाइन करता है। किम को सिर्फ 5 गार्जियन से ही डायरेक्ट मैसेजेस मिल सकते हैं और अभी वो सिस्टम चूज़ कर रहा होता है कि कौन-कौन से गार्जियंस किम को डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे। किम को जो गार्जियंस के मैसेजेस मिलेंगे, वो एक नोट के फॉर्म में मिलेंगे और किम को पाँचों नोट्स मिल गए होते हैं। किम सैन्या को देखते हुए सोच रहा होता है, ये ज़रूरी वो मोमेंट होगा जब गार्जियंस का इंटरेस्ट सैन्या के चैनल में सबसे ज़्यादा पीक पर पहुंच गया होगा। लेकिन मेरा चैनल पे पीक कब आएगा पता नहीं। यार तुम लोग शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे पीक पहुँचाओ। किम सोच रहा होता है, मुझे लगता है सैन्या ने भी इतनी ज़्यादा बड़ी क्राउड एक्सपेक्ट नहीं की होगी। उसके हाथ अभी अपने चैनल को मेंटेन करने के साथ ही भरे हुए हैं और सैन्या काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख भी रही होती है चैनल को मेंटेन करने में। लेकिन तुम लोग मेरे को पीक पे पहुंचा सकते हो, मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँगा। आराम से बिंदास शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा बहुत अगर सुपर चैट वगैरह करना है तो वो भी करो। सैन्या कह रही होती है, हाँ मैंने पहले आप लोग को बताया है किम लेवल 30 पर पहुंच चुका है और प्लीज़ समझो कि पॉडकास्ट की पुअर क्वालिटी किस वजह से है। ऑब्वियसली तुम लोग इतने सारे आओगे तो क्या एकदम ऐसे 8K 16K रेजोल्यूशंस पे थोड़ी चलेगा वीडियो। किम फिर सोचता है, 5 ये उससे ज़्यादा है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। चलो तो आज का कोटा पूरा, 2 चैप्टर कंप्लीटेड और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, अब वो तुम्हारी शर्त है, तुम करना चाहो ना करना चाहो। वैसे तो मैं तुम लोग को एकदम ऐसा अच्छा सा इकोसिस्टम बना के देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें तुम लोग को सब कुछ मिले। मतलब मानवा की डिटेल्स के बारे में डिस्कशन भी हो और तुम लोग को मानवा का एक्सप्लेनेशन भी मिले। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। राधे राधे।